मेरा नाम है अशोक गुप्ता। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दिस इज माय लेक्चर 115 और स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं आपको क्लास 12 में इंपॉर्टेंट 20 MCQs करवाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि अब आपका जो एग्जाम होगा वो कंप्लीटली MCQs बेस्ड होगा। ठीक है, तो सभी चैप्टर्स में से जो इंपॉर्टेंट आपके MCQs बनेंगे वो हम यहां डिस्कस करेंगे। डिफरेंट बुक्स को स्टूडेंट्स मैंने स्टडी किया है और उन सभी का जो निचोड़ है वो मैंने निकाला है। ठीक है, तो उनमें से जो जो क्वेश्चंस एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे वो सभी हम डिस्कस करेंगे। तो आज मैं आपको करवाऊंगा इंपॉर्टेंट 20 MCQs। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इफ fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब देन द वैल्यू ऑफ fx प्लस f1 बाई एक्स। तो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ fx की वैल्यू गिवन है और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है fx प्लस f1 बाई एक्स। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब, तो ये तो हुआ गिवन। अब देखिए, जहां जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक उसमें fx है जो हमें ऑलरेडी यहां पता है, एक हमें चाहिए f1 बाई एक्स। तो इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां देखिए, यह f ऑफ x है, यह f ऑफ 1 बाई एक्स है। इट मींस x के प्लेस पर 1 बाई एक्स हो गया। सो वी हैव टू रिप्लेस x बाय 1 बाय x। तो जहां x होगा वहां क्या हो जाएगा 1 बाय x। या सिंपल हम ये कह सकते हैं कि हमें जहां x है उसका रेसिप्रोकल कर देना है। तो देखिए, यहां x क्यूब है, तो अगर हम इसको रिप्लेस करें x को 1 बाय x से, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो हो जाएगा 1 बाय एक्स क्यूब। अब यहां पर है 1 बाय एक्स क्यूब, तो इसका करेंगे रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब। तो हमने f1 बाय एक्स की वैल्यू भी यहां फाइंड आउट कर ली है। अब इन दोनों को हमें ऐड करना है और हमें हमारा आंसर मिलेगा। तो देखिए, fx हमें पता है, f1 बाय एक्स हम निकाल चुके हैं, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए। fx प्लस f ऑफ 1 बाय एक्स इज इक्वल टू, तो पहले हमने लिखी fx की वैल्यू प्लस, अब हम लिखेंगे f1 बाय एक्स की वैल्यू। तो देखिए प्यारे बच्चों, सारा ही कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आया? 0। तो यह ऑप्शन हमें गिवन है, तो हम टिक कर देंगे ऑप्शन ए 0। क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कोस पाई बाय 9। तो यहां हमें ऑप्शंस गिवन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स कोस पाई बाय 9। अब स्टूडेंट्स, आपको पता है अगर ब्रैकेट के बाहर साइन इनवर्स है तो हमें ब्रैकेट में भी साइन लेकर आना होगा। साइन इनवर्स के साथ साइन, ठीक है, तभी वो क्या होंगे, एलिमिनेट होंगे। तो देखिए, कोस से हमें चेंज करना है साइन में, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की हेल्प से इसे आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो वी विल राइट साइन इनवर्स, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। तो थीटा क्या होगा, पाई बाय 9। क्योंकि आप सभी को पता है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल होता है कोस थीटा के। इट मींस इसको ऐसा लिखने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको सोल्व करने से हमें दोबारा क्या मिलेगा, कोस पाई बाय 9। साइन इनवर्स साइन, इसको हम एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे। पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 9, तो यहां से आएगा 9 पाई माइनस में 2 पाई, 7 पाई बाय 18। और स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि जो साइन इनवर्स की रेंज होती है, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होती है। और जो ब्रैकेट है वो क्या होती है, क्लोज ब्रैकेट। ठीक है,
तो आप देखिए जो ये 7π/18 है, ये जो वैल्यू है इनके बीच में लाई करेगी। तो इट मींस देखिए साइन इनवर्स और साइन ये तो आपके क्या हो गए, कैंसल आउट, एलिमिनेट। तो हमारे पास क्या बचा, 7π/18, और ये इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को क्या करता है, बिलोंग्स करता है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 7π/18। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द डोमेन ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू साइन इनवर्स √x - 1। तो स्टूडेंट्स ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें इस फंक्शन की डोमेन बतानी है। तो डोमेन का मतलब बच्चा आपको पता है, जहां पर ये x आया है मतलब यहां पर हम x की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज को पुट कर सकते हैं जिससे ये डिफाइन रहे, ठीक है। तो देखिए अब ये जो फंक्शन है वो इनवर्स में है, साइन इनवर्स। अगर हम इसको x मान ले तो स्टूडेंट साइन इनवर्स x में आप सभी को पता होगा कि जो x होगा वो -1 और 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है, जिसमें -1 और 1 भी क्या होंगे, इंक्लूड होंगे, इसलिए यहां पर इक्वल का साइन भी आएगा। तो साइन इनवर्स, तो यहां पर x का काम कौन करेगा, √x - 1। तो x को हम रिप्लेस करेंगे √x - 1 से। तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है, हमें बतानी है x की वैल्यू, वही हमारी क्या होगी, डोमेन होगी। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर एक बात और समझने की है, यहां पर अंडर आया है और आप सभी को पता है जब भी हम किसी का अंडर निकालते हैं, ठीक है, कोई भी नंबर है जो अंडर होगा वो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, मतलब नेगेटिव नहीं होता, या तो वो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो जो ये हमारे पास अंडर के अंदर जो वैल्यू लिखी गई है 5, 2, 10, 8/9, ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। तो यहां पर देखिए अंडर के अंदर कौन सी वैल्यू है, x - 1, तो ये किसके बीच में लाई करेगी, 0 और 1 के बीच में, इंक्लूडिंग 0 एंड 1 आल्सो। तो यहां से अब हम इन इक्वलिटी जो हमें गिवन है उसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो हम यहां से x निकालेंगे, तो ये -1 है, इधर भी प्लस का 1 हो जाएगा, उस तरफ भी प्लस का 1 हो जाएगा। तो 0 में 1 ऐड किया तो 1, 1 में प्लस का 1 ऐड किया तो ये क्या हो गया, 2। यानी x किसके बीच में लाई करता है, 1 और 2 के, यानी x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है और 1 के इक्वल है, और 2 के इक्वल है और 2 से क्या है, लेस है। तो x बिलोंग्स किसको करेगा, 1 से 2 विद क्लोज ब्रैकेट। तो हमारा आंसर क्या आया, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, इफ a इज इक्वल टू, यहां हम एक मैट्रिक्स गिवन है, देन फाइंड अल्फा इफ a प्लस a ट्रांसपोज इज इक्वल टू i। तो ये कंडीशन हमें गिवन है कि a प्लस a ट्रांसपोज i के इक्वल है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो इस कंडीशन का हम यूज करेंगे, a प्लस a ट्रांसपोज इज इक्वल टू i। तो a जो मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू हमें गिवन है, प्लस, अब इसका हम ट्रांसपोज करेंगे। तो ट्रांसपोज बेटा आप सभी को करना आता है, तो ये हमने कर दिया इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज किसके इक्वल है, i के इक्वल है। तो i की वैल्यू आपको पता है, क्योंकि यहां जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो 2/2 है, तो ये आपकी i की वैल्यू हो जाएगी। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा 2 कोस अल्फा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, यहां भी 0 आएगा और यहां पर आएगा 2 कोस अल्फा, 1 0 0 1। अब स्टूडेंट्स हमें निकालनी है अल्फा की वैल्यू, ठीक है। तो हम देखिए ये दोनों ही सेम है, तो ये किसके इक्वल है, कोरस्पोंडिंग 2 कोस अल्फा इज इक्वल टू 1। यहां से भी देखेंगे तो 1 के ही इक्वल होगा, तो इसको हम इक्वल कर लेते हैं। तो कोस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2, और 1/2 को हम कोस में क्या ले सकते हैं, कोस पाई/3
3 यानी cos 60। तो cos 60 हो गया 1/2। तो देखिए cos अल्फा cos π/3 दोनों तरफ cos है, तो देखिए अल्फा की वैल्यू क्या होगी π/3। तो इसमें से हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी π/3। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो यहां हमें एक फंक्शन गिवन है जो 2 टू इंफिनिटी से रियल नंबर तक है। तो इसकी ये डोमेन है और इसकी कोडोमेन आपको गिवन है। बी दी फंक्शन डिफाइंड बाय x² - 4x + 5। तो ये फंक्शन हमने यहां राइट कर लिया। तो हमें क्या बताना है, देन दी रेंज ऑफ f। इस फंक्शन की रेंज बतानी है। तो स्टूडेंट्स रेंज क्या होती है, डोमेन को फंक्शन में पुट किया जाए तो जो वहां से आउटपुट निकलती है उसे हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो देखते हैं, थोड़ा सा पहले से सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए इस 5 को हम लिख सकते हैं 4 + 1। ऐसा लिखने से क्या फायदा हुआ, यहां से यहां तक ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर a - b होल स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, डोमेन हमें पता है 2 से लेकर इंफिनिटी, जिसमें 2 भी इंक्लूड है। तो अब आप यहां देखिए, जब आप यहां 2 से पुट करना स्टार्ट करेंगे, अगर मैं यहां 2 पुट करता हूं, 2 - 2 0, 0 का स्क्वायर 0, तो मुझे 0 मिला। अगर 0 मिला तो 2 से जैसे ही आगे वाली वैल्यू में पुट करूंगा, जितने भी रियल नंबर है 2 के बाद 3 4 5 जितने भी है, तो वो मुझे 0 से ज्यादा वैल्यू देगा। तो इसका मतलब क्या है, इस डोमेन पर इसकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अगर इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है और हमें इसमें 1 ऐड करना है, तो 0 + 1 1, क्योंकि हमारा पूरा फंक्शन ये है। तो पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी 1, और 1 से लेकर वो कहां तक जाएगी, देखिए 0 या 0 से बड़ी है, हमने 0 लिया तो 0 + 1 1। अगर 0 से बड़ी वैल्यू हम लेकर चलेंगे, जैसे 0 से बड़ी हम 1 लेकर चले, तो 1 + 1 तो वो 2 हो जाएगा। 2 लेकर चले, 2 + 1 3 हो जाएगा। तो बड़ी वैल्यू लेते रहेंगे तो सभी एक रियल नंबर हमारे पास आ जाएंगे, यानी इसकी जो रेंज होगी वो 1 से लेकर इंफिनिटी तक होगी। ठीक है, तो 1 टू इंफिनिटी। अब 1 इसमें इंक्लूड है, तो यहां हम यूज करेंगे क्लोज ब्रैकेट का। तो हमारा आंसर क्या आया, 1 टू इंफिनिटी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, if e⁻x plus e⁻y is equal to e⁻x plus y, then dy by dx। तो हमें यहां बतानी है dy by dx की वैल्यू। ठीक है, तो उसको सोल्व करेंगे, दोनों तरफ हम करेंगे डिफरेंशिएट। तो आप सभी को पता है e⁻x का जो डेरिवेटिव होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो इसी रिजल्ट का हम यहां यूज करेंगे। तो e⁻x e⁻y इनटू, क्योंकि बेटा यहां y है और हमें जाना है dy by dx, तो यहां पर इनटू में y को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा dy by dx। e⁻x, तो अभी तो ये सेम रहेगा, इनटू में जो ये x + y है इसको भी क्या करेंगे डिफरेंशिएट। तो x का डेरिवेटिव 1 और y को हम करेंगे तो dy by dx। अब थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करेंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो e⁻x इसको हम सेम रखते हैं, यहां से करेंगे मल्टीप्लाई, इसको करेंगे dy by dx से। अब स्टूडेंट्स dy by dx वाली टर्म्स को एक तरफ करेंगे, बाकी को एक तरफ करेंगे। तो इन दोनों को हम एक तरफ कर लेते हैं, e⁻y dy by dx, इसको यहां लेकर आए माइनस e⁻x plus y इज इक्वल टू, तो यहां क्या बचा, एक तो ये बचा और e⁻x को वहां लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, इन दोनों में से क्या कॉमन है, dy by dx, तो वो हम कॉमन लेंगे। तो इनसाइड में क्या बचेगा, ये हमारा बच गया, इसको हम सेम रखेंगे।
अब हमें पता है कि e रेस टू द पावर x प्लस वाई किसके इक्वल है, ये हमें स्टार्टिंग में ही गिवन है, e रेस टू पावर x प्लस e रेस टू पावर y। तो इसकी जो वैल्यू है यहां और यहां हम क्या पुट करेंगे, इसको, ठीक है। तो देखिए, तो इसकी वैल्यू पुट कीजिए e की पावर x प्लस e की पावर y, e की x प्लस, अब यहां माइनस है तो ये माइनस का हो जाएगा, सेम यहां पुट करेंगे e की पावर x प्लस e की पावर y। तो यहां से ये कैंसिल हो गया, यहां से ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, माइनस e की पावर x dy बाई dx, और यहां से e की पावर y। अब ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगा, तो मैं सीधा यहां से कर देता हूं और इसे सिंप्लीफाई करेंगे, बेस इक्वल है तो ये पावर सब्ट्रैक्ट, तो e रेज टू दी पावर y माइनस x। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ, तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, R is a relation defined in Z। तो यहां हमें एक रिलेशन दिया हुआ है और जो सेट है जिस पर रिलेशन डिफाइन है वो क्या है, इंटीजर, बाय a or b if and only if ab is greater than equal to 0 then R is। तो यहां रिलेशन में देखिए हमें क्या गिवन है, एक कंडीशन गिवन है, ab इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमें बताना है कि जो रिलेशन है वो किस टाइप का होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, या फिर इक्विवेलेंस, मतलब ये तीनों होंगे। तो चलिए चेक करते हैं। तो हमें यहां जो सेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है इंटीजर्स, तो ab इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बेटा देखिए, इसके लिए आपको तीनों की कंडीशन पता होनी चाहिए, रिफ्लेक्सिव की भी, सिमेट्रिक की भी और ट्रांजिटिव की भी, ठीक है। तो पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, a बिलोंग्स टू r, ठीक है। अगर ये रिलेशन को बिलोंग करता है और a कहां से होना चाहिए, हमारे सेट में से, और हमारा सेट क्या है, इंटीजर, ठीक है। तो a का मतलब है कि सेम इंटीजर, जैसे 1 1 माइनस 1 1 माइनस 2 2। तो हम चेक करते हैं कि कोई भी हम ऐसा पेयर लेकर चले इंटीजर में से, जैसे माइनस 1 माइनस 1, तो यहां चेक करेंगे तो a b, ठीक है, a को पुट करेंगे माइनस 1, b को भी पुट करेंगे माइनस 1। तो देखिए माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1, तो यहां से क्या आएगा, प्लस 1, और वो क्या होता है, 1 क्या है, 0 से ग्रेटर। तो स्टूडेंट्स यहां आप कोई भी ऐसा पेयर पुट करेंगे a, ठीक है, तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई हमेशा करेगा, उन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो हमेशा 0 के इक्वल या 0 से ज्यादा होगी। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है। अब हम चेक करेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या कहती है, इफ AB बिलोंग्स टू R देन BA, ये भी आपका R से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो हम पहले एक ऐसा पेयर लेकर चलते हैं जो R को, रिलेशन को क्या करे, बिलोंग करे। जैसे हम लेकर चलते हैं 2 3, क्योंकि देखिए a मल्टीप्लाई b, इसे हम a मानेंगे, इसको हम b मानेंगे, तो a b 2 3 जा 6, और 6 क्या है, 0 से ग्रेटर, ठीक है। तो ये हमारा R को बिलोंग करता है। तो अगर ऐसा है तो ये भी होना चाहिए, ये हम देखते हैं। अगर हम AB को कर दे BA, तो 2 3 का क्या बन जाएगा, 3 2। तो स्टूडेंट्स देखिए 2 को 3 से क्या मल्टीप्लाई, तब भी 6 आएगा, 3 को 2 से करेंगे तब भी तो 6 आएगा। तो अगर AB है तो BA भी रिलेशन को क्या करेगा, बिलोंग्स करेगा। तो इसका मतलब ये भी आपका रिलेशन को बिलोंग करेगा। तो कोई भी ए बी अगर आर को बिलोंग करेगा तो डेफिनेटली बी ए बी आर को बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब ये आपका सिमेट्रिक भी है। अब थर्ड हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन आप सभी को पता है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर। स्टूडेंट्स ध्यान रहे, जब भी हम किसी को बोलते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, तो वो सभी पर, अगर मैं कहूं रिफ्लेक्सिव है
ठीक है। तो इसका मतलब है कि सभी केस ऐसे होने चाहिए जिस पर वो रिफ्लेक्सिव हो, 100% ट्रू होना चाहिए, तभी हम उसको रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। अगर ये सिमेट्रिक है तो सभी ऐसे पेयर, ठीक है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, सभी पर ये सिमेट्रिक होगा। अब ट्रांजिटिव क्या कहते हैं कि अगर ऐसा है, ऐसे दो पेयर है ए बी जो रिलेशन को बिलोंग करे, बी सी जो रिलेशन को बिलोंग करे, तो डेफिनेटली जो ए सी है वो भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा कर जाए तब हम उसे क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव बोलेंगे। तो पहले हम इसमें लेकर चलते हैं ए बी। जैसे मैं लेकर चलता हूं 1 2, ये ए है ये बी है, तो ए को अगर मैं बी से मल्टीप्लाई करूंगा 1 2 जा 2, तो 2 क्या है, 0 से ग्रेटर। दूसरा मैं लेकर चलता हूं 2 3, 2 3 जा 6, ये भी क्या करेगा, रिलेशन को बिलोंग। तो ये हमारा हुआ ए बी, ये हमारा हुआ बी सी, ए बी बी सी। तो इन दोनों से क्या बनेगा, ए सी, वो हम चेक करते हैं। तो ए सी क्या बनेगा, 1 और 3। तो देखिए 1 3, तो ये ए हुआ और ये क्या हुआ, सी। तो 1 को 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, 1 3 जा 3, और 3 क्या है, 0 से ग्रेटर, तो ये भी रिलेशन को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो कोई भी आप दो पेयर लेंगे, अगर वो रिलेशन को बिलोंग करेंगे तो डेफिनेटली जो एसी होगा वो भी रिलेशन को बिलोंग करेगा। तो ये आपका ट्रांजिटिव भी है, तो तीनों ही है। तो अगर तीनों ही है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहां एक सेट दिया हुआ है ए 1 2 3 एंड अ रिलेशन आर, और एक इस सेट पर हमें एक रिलेशन दिया हुआ है जिसमें पेयर है 1 2 और 2 1। द रिलेशन आर विल बी, ठीक है, जो रिलेशन आर वो हो जाएगा। अब इन चारों कंडीशन में से बताना है कौन सा ट्रू है। ठीक है, तो फर्स्ट ये कहते हैं रिलेशन आर विल बी रिफ्लेक्सिव, वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा इफ 1 1 इज एडेड, अगर इस रिलेशन में 1 1 जो पेयर है इसको ऐड कर दिया जाए। तो बेटा देखिए अगर इसके अंदर 1 1 ऐड करेंगे, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, ए ए। ठीक है, ये रिलेशन को बिलोंग्स करने चाहिए। अगर 1 1 इसमें ऐड करेंगे तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए और 3 3 भी होना चाहिए, जो इसमें नहीं है। तो पहला जो आंसर है ये तो हमारा इनकरेक्ट है। सेकंड हम चेक करेंगे, रिलेशन आर विल बी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक हो जाएगा इफ 2 3 इज एडेड, अगर इसमें 2 3 ऐड किया। तो सिमेट्रिक के लिए अगर ए बी आर को बिलोंग्स करता है तो बी ए बी बिलोंग्स आर को बिलोंग्स करना चाहिए। तो अगर 2 3 को ऐड करेंगे तो उसके अंदर 3 2 भी होना चाहिए, बट वहां 3 2 नहीं है। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक इसको ऐड करने से नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन इसका इनकरेक्ट है। साथ ही अगर आप देखें जो डी है वहां भी सिमेट्री के बारे में कहा गया है कि अगर 3 2 को ऐड करें, तो बेटा अगर 3 2 को इसमें ऐड करेंगे तो 3 2 के साथ 2 3 भी होना चाहिए, तभी वो क्या बनेगा, सिमेट्रिक। और 3 2 तो हम ऐड कर देंगे, यहाँ 2 3 नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन कौन सा बचा, सी। तो यानी ऑप्शन तो इसका सी ही आएगा। तो उसे चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव इफ 1 1 इज एडेड, अगर इसके अंदर 1 1 ऐड कर दे तो देखिए रिलेशन हमें क्या गिवन है, 1 2 2 1, तो इसमें हम 1 1 ऐड कर देते हैं। तो देखिए 1 1 ऐड करने से ट्रांजिटिव कैसे हुआ, तो कंडीशन क्या है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी भी आर को बिलोंग्स करना चाहिए। तो देखिए यहां से अगर लेके चले 1 2, ये हुआ ए बी, 2 1 ये हुआ बी सी, तो 1 2 2 1, तो यहां से ए सी क्या बनेगा, 1 1, और वो देखिए यहां रिलेशन में बिलोंग्स कर रहा है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है यहां पर फुलफिल हो रही है, तो यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। तो यहां हमें ए कोई मैट्रिक्स गिवन है जिसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3 या 3 बाय 3। देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ के ए, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो स्टूडेंट ये हमारा एक रिजल्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि डिटरमिनेंट ऑफ के ए,
तो यहाँ पर जो k है कोई कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट है वो किसके इक्वल होता है, k रेज टू पावर n एंड डिटरमिनेंट ऑफ a। तो ये जो रिजल्ट है आपको ध्यान रखना है, ये आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर n क्या है, n का मतलब है मैट्रिक्स का ऑर्डर, ठीक है। जैसे यहाँ मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3/3, तो यहाँ n की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है अगर हम इसका यूज करें तो क्या होगा, अब n की वैल्यू क्या है 3, तो k रेज टू पावर 3 डिटरमिनेंट ऑफ a। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो इसी रिजल्ट पर बेस्ड है। देखिए इफ a इज 3/3 मैट्रिक्स सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 8, देन डिटरमिनेंट ऑफ 3a इज, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है डिटरमिनेंट ऑफ 3a। तो देखिए आप इससे मैच कीजिए, ठीक है। तो यहां पर k के प्लेस पर क्या है 3 है जो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो रिजल्ट क्या होगा k रेज टू पावर n, तो k कितना है 3 रेज टू द पावर n डिटरमिनेंट ऑफ a। और जो n की वैल्यू है हम यहां पुट कर सकते हैं जो हमारा ऑर्डर है, तो ऑर्डर क्या है हमारा 3 है, तो 3 क्यूब 27 मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट ऑफ a, और इसकी वैल्यू हमें गिवन है 8, तो 27 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 216। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, फंक्शन हमें गिवन है x इज नॉट इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन है, और x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू k है। फाइंड k इफ f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है x इज इक्वल टू 0 पर, ये हमें गिवन है, हमें बतानी है k की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स आप सभी को पता होगा अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है किस पर, यहां पर 0 पर गिवन है, तो उसकी LHL लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होती है RHL इक्वल होती है फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू के, ठीक है। तो ये हमें गिवन है, तो इसका हम यूज करेंगे और यहां से निकालेंगे k की वैल्यू। अब देखिए फंक्शन की जो 0 पर वैल्यू है वो हमें गिवन है k, और अगर फंक्शन 0 के इक्वल नहीं है तो ये फंक्शन है, यानी LHL और RHL के लिए इस फंक्शन पे हम चेक करेंगे और LHL और RH की वैल्यू दोनों ही सेम आएगी क्योंकि हमें कॉन्टिन्यूअस गिवन है। तो हम चेक कर लेते हैं, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोस 4x। तो स्टूडेंट्स आपने +1 में ये फॉर्मूले कर रखे हैं कि 1 माइनस कोस 4x, इसको हम ये लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वेयर एंगल का हाफ, तो 4x का हाफ क्या हो जाएगा 2x, और डिवाइड में क्या है 8x स्क्वेयर। जैसे कहीं पर ये आ जाए 1 माइनस कोस 2 थीटा, तो इसका जो रिजल्ट है वो क्या होता है 2 साइन स्क्वेयर एंगल का हाफ 2 थीटा का हाफ क्या हो जाएगा थीटा, ठीक है। तो यही रिजल्ट हमने यहां यूज किया है 2 साइन स्क्वेयर 4x का हाफ क्या हो जाएगा 2x। और अगर कहीं पर 1 प्लस कोस 2x यानी कोस 2 थीटा आ जाता है तो वहां पर आ जाता है 2 कोस स्क्वेयर एंगल का हाफ। तो ये दोनों रिजल्ट आपको ध्यान रखने हैं, ये मैथमेटिक्स में बार बार यूज होते रहते हैं। तो देखिए यहां से कैंसिल करें तो क्या बचा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 डिवाइडेड बाय 4x स्क्वेयर। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इस तरह से। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि साइन x बाय x, ये रिजल्ट अब सब पढ़ चुके हैं +1 में, ठीक है। ये हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो देखिए यहां पर देखिए साइन x बाय x, अगर x 0 को अप्रोच करेगा, x 0 को अप्रोच करेगा तो 2x भी किसे अप्रोच करेगा 0 को अप्रोच करेगा। तो इसका मतलब इस रिजल्ट का यूज करें तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 1 बन जाएगी। तो ये हो गया 1, ठीक है। और जो फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू है 0 पर वो किसके इक्वल है k के। तो क्या करेंगे इस वैल्यू को हम करेंगे k के इक्वल, तो 1 इज इक्वल टू k। तो हमारा आंसर क्या आया k की वैल्यू 1।
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया, बिल्कुल उसी जैसा क्वेश्चन नंबर 12 है। बच्चों कंटिन्यूटी में इस तरह के जो सम्स है इनके पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है, जिसमें हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सेम क्वेश्चन है, जीरो पर हमें कॉन्टिन्यूस गिवन है और हमें के की वैल्यू निकालनी है, और एक कंडीशन गिवन है के इज लेस देन जीरो, यानी जो के की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो उसी तरह से हम चेक करेंगे फंक्शन की जीरो पर जो वैल्यू गिवन है 1/2 है, तो हम चेक कर लेते हैं। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोस के एक्स एक्स साइन एक्स। तो अभी हमने लगाया था फॉर्मूला 1 माइनस कोस थीटा, जो हमने यहां यूज किया था। तो मैंने बताया था 2 साइन स्क्वेयर एंगल का हाफ, तो यहाँ के एक्स हमारा एंगल है तो इसका हम हाफ कर देंगे, डिवाइडेड बाय एक्स साइन एक्स, और लिमिट हमारी चलती रहेगी x अप्रोचेस टू 0। अब देखिए फिर हमने एक दूसरा रिजल्ट यहां किया था, उसका हम यूज करेंगे, साइन x बाई एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, वो हम यहां बनाएंगे। देखिए 2 साइन स्क्वेयर के एक्स बाई 2। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इससे हम डिवाइड करेंगे और इससे हम करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। और साथ में क्या बचा, x साइन x, x से करेंगे डिवाइड और यहां x से करेंगे मल्टीप्लाई। ऐसा हमने एडजस्ट इसलिए किया है कि हम इस जो ये फॉर्मूला है इसको यूज कर सके। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां तो क्या हुआ, देखिए ये 1 हो जाएगा साइन x बाई एक्स, ठीक है, क्योंकि जो लिमिट है वो x को अप्रोच कर रही है, तो ये तो हमारा हुआ 1। तो हमारे पास क्या बचा, एक तो बचा 2। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो इनको हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए साइन x बाई एक्स, तो इनको मैं दोनों को इस तरह से लिख सकता हूं, और साथ में क्या बचा, के एक्स बाई 2 होल स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा के स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर और 2 का स्क्वेयर क्या हो गया 4, ठीक है। तो ये 1 हो गया, तो क्या बचा x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, तो साथ में हमारा ये बच गया एक्स स्क्वेयर। तो देखिए इसी रिजल्ट का यूज करें, साइन x बाई एक्स साइन x बाई एक्स, तो ये भी 1 हो जाएगा और 1 का स्क्वेयर 1, ठीक है। एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल, ये 2 पे कैंसिल हो गया, तो हमारा बचा के स्क्वेयर बाई 2। तो इसे इक्वल हम कर देंगे फंक्शन की जो 0 पर वैल्यू है, किसके इक्वल है 1/2। तो जब आप यहां से सोल्व करेंगे तो आपको के की वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस 1। तो स्टूडेंट्स आप गलती मत कर देना कि आपको यहाँ प्लस माइनस 1 दिखाई दिया और आपने टिक कर दिया, ठीक है। जल्दबाजी में गलती होने की भी संभावनाएं रहती है, तो ध्यान रखना है। इसने बोला के इज लेस देन 0, के 0 से छोटा है, तो प्लस का 1 यहां पर एप्लीकेबल नहीं है, तो के की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी -1। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, द पॉइंट एट विच द नॉर्मल टू द कर्व y is equal to x plus 1 by x where x is greater than 0 is perpendicular to the line this is। तो हमें यहां पॉइंट निकालने हैं, ठीक है, जिस पॉइंट पर जो नॉर्मल है वो कर्व पर, कर्व की हमें इक्वेशन गिवन है, ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, वो परपेंडिकुलर है इस लाइन के ऊपर। तो स्टूडेंट्स एक तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, अगर एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है तो दोनों लाइंस के जो स्लोप्स का प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होता है -1 के। ये आपने +1 में पढ़ा होगा, m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। अभी हमें कर्व की इक्वेशन गिवन है, y इज इक्वल टू x प्लस 1 बाय एक्स। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट, यहां से निकालेंगे dy बाई dx यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट, dy बाई dx। तो x का डेरिवेटिव 1 बाई x का 1 बाई एक्स स्क्वेयर। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो हमें ये मिलेगा।
तो ये तो हुआ स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब यहां बात हुई है किसकी, नॉर्मल की, ठीक है। ऐसी लाइन जो कर्व के ऊपर क्या है, नॉर्मल है। मान लीजिए आपकी टेंजेंट है, ठीक है। तो नॉर्मल लाइन क्या होती है, जो परपेंडिकुलर लाइन है इस पॉइंट के ऊपर। तो यहां से अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो अगर आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट पता है यानी m पता है, ठीक है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1/m। तो ये हमारा m है, तो -1/m क्या हो जाएगा, -x² ठीक है। तो अब हमें गिवन है ये जो नॉर्मल लाइन है ये परपेंडिकुलर है इस लाइन के ऊपर। तो इसका स्लोप तो हम निकाल चुके हैं, यानी ये तो हमारा हुआ m1। अब हम निकाल लेंगे इसका स्लोप जिस पर ये परपेंडिकुलर है, इसको तो हम बोल देते हैं m1, एक हम निकाल लेते हैं m2। तो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन हमें गिवन है, लीनियर इक्वेशन। यहां से स्लोप निकालना भी +1 में आप सीख चुके हैं, जिसका फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 3 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो ये हमारे पास आया 3/4। तो m2 आ गया 3/4। अब हम यूज करेंगे m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो दिस मल्टीप्लाई दिस इज इक्वल टू -1। तो ये माइनस तो इस माइनस से हो गया कैंसल आउट, ठीक है। इस 3/4 को बाहर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 4/3। तो इसको आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं। 3x² इज इक्वल टू 4x² - 4। अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो आपको यहां से आएगा x² इक्वल टू 4, x इक्वल टू ±2। तो यहां पर x की 2 पॉसिबल वैल्यूज है, बट आपको ये कंडीशन भी ध्यान रखनी है, ये गलती नहीं करनी। x इज ग्रेटर देन 0 यानी x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो +-2 में जो -2 है उसे हम करेंगे रिजेक्ट। तो x की वैल्यू क्या होगी, 2। अगर x की वैल्यू 2 है तो हम यहाँ 2 पुट करेंगे, हमें क्या मिलेगा, y। तो y क्या आएगा, यहाँ 2 पुट कीजिए, 2 + 1/2। तो इनको ऐड करोगे तो हो जाएगा 5/2। तो वो पॉइंट क्या हुआ, 2, 5/2। तो ये ऐसा पॉइंट है जहां पर जो नॉर्मल है वो इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो हमारा आंसर क्या होगा इन चारों में से, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाय। यहां एक फंक्शन गिवन है, तो हमें वो इंटरवल निकालना है जिसमें ये फंक्शन क्या है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, जिसमें ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाने के काफी चांसेस है, जिसमें आपको इंटरवल बताना होगा, फंक्शन क्या होंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो ये क्वेश्चंस भी आपने अच्छे तरीके से करने हैं। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसमें जो फंक्शन आपको गिवन है x² - 4x + 6। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, इस फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये आएगा 2x - 4। फिर हम इसको करते हैं इक्वल टू 0, ठीक है। f' को इक्वल टू 0 करने से हमें वो पॉइंट मिलता है जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो जब इसे इक्वल टू 0 करेंगे तो यहां से हमें x की वैल्यू क्या मिली, 2, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, क्रिटिकल पॉइंट, ऐसा पॉइंट जहां पर स्लोप 0 है। तो यहां से देखिए चेक कैसे करते हैं, चेक करना काफी आसान है। तो ये आपकी एक रियल नंबर लाइन है, ठीक है। ये जो आपका क्रिटिकल पॉइंट आया है उसको आप लीजिए। तो देखिए इससे क्या हुआ, जो ये नंबर लाइन है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, एक 2 से इंफिनिटी और एक 2 से -इंफिनिटी। आपको इन इंटरवल्स के बीच में साइन चेंज करने होते हैं कि f' की वैल्यू पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो देखिए अगर हम यहां से यहां तक चेक करें, 2 से लेकर इंफिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू हम लेकर चले, जैसे हम 3 लेकर चलते हैं, तो जब मैं यह 3 पुट करूंगा इसके अंदर, 3 × 2 = 6, 6 - 4, तो ये आया 2, ठीक है। तो यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आई। तो जितनी भी आप वैल्यू लोगे इस इंटरवल में 2 से लेकर इंफिनिटी में, आपको क्या मिलेगा, f' का पॉजिटिव साइन।
अगर बात करें 2 से माइनस इंफिनिटी, यहां हम मान के चलिए कि मैं लेके चलता हूं 0, तो जब आप यहां 0 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा -4। कितनी भी वैल्यू पुट कीजिए इनके बीच में आपको मिलेगा नेगेटिव साइन, तो यहां पॉजिटिव और यहां नेगेटिव। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है f' हमेशा 0 से ग्रेटर होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए। तो कौन सा ऐसा इंटरवल है इन चारों में से जिस पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो वो कौन सा होगा, 2 से लेकर इंफिनिटी। और ध्यान रखना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हम हमेशा ओपन ब्रैकेट का यूज करेंगे। तो इसमें से हमारा आंसर हुआ ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16, दोनों ही क्वेश्चंस हमारे मैट्रिक्स पर बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमें एक मैट्रिक्स ए गिवन है और हमसे पूछा गया है ये मैट्रिक्स किस टाइप की है। तो 4 ऑप्शंस गिवन है, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम्स, जिसमें m किसके इक्वल होता है, n के। ठीक है, तो अगर हम यहां देखें तो यहां पर देखिए 3 रोज है और 3 कॉलम्स है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इन चारों में से फिर ऑप्शन तो एक ही ठीक होगा, तो इसका मतलब इसका जो आंसर है वो क्या होगा, ए। बट जो ये बाकी के ऑप्शंस गिवन है हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स, तो स्टूडेंट्स डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ठीक है, उसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, इस डायगोनल के जो एलिमेंट है वो क्या है, 0 4 0। तो इन तीनों एलिमेंट को छोड़कर जो बाकी एलिमेंट बच गए, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, जैसे कि 3 ये बच गए और 3 ये बच गए, ये सभी के सभी आपके 0 होने चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखिए इस प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के ये सभी जो एलिमेंट है 0, सभी 0 नहीं है। यहां 4 है, यहां भी 0 होना चाहिए था और यहां भी 0 होना चाहिए था, इसीलिए ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। सी है यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स, जो डायगोनल हमारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे कि 0 4 0, ये तीनों ही एलिमेंट हमारे 1 के इक्वल होने चाहिए, यानी यहां पर क्या होना चाहिए था, 1 1 1, तभी हम उसको क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। अब यहां पर तीनों ही प्लेस पर 1 1 1 नहीं है, तो इसीलिए यूनिट मैट्रिक्स ये नहीं है। फिर है नन ऑफ दीज, तो तीनों ऑप्शंस में से जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, बिकॉज नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यहां भी आपको एक मैट्रिक्स गिवन है और आपसे मैट्रिक्स का टाइप पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए अगर हम चारों ऑप्शंस के बारे में बात करें, जैसे सी ऑप्शन है डायगोनल मैट्रिक्स, तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है। ठीक है, इसके एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स यानी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 0 होने चाहिए, बट ये सभी 0 नहीं है, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन डी है एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, जो ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है, ठीक है, इसके एलिमेंट्स को छोड़ के अपर में आपको क्या देखना है, इस प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स देखने हैं। अपर है तो नीचे वाले देखने हैं, अगर यहां होता लोअर तो आपको देखने होते ऊपर वाले। तो अपर में इसके नीचे वाले एलिमेंट्स, तो इसके नीचे कौन से एलिमेंट्स बच गए, -5 7 और -11, ये सभी 0 होने चाहिए, 0 0 0, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये 0 नहीं है तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी नहीं है। अब बाकी बचे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। ऑप्शन ए कहता है अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ऑप्शन बी कहता है असिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, जहां पर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक है, उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक। ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। और अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाए, माइनस वो मैट्रिक्स खुद, ठीक है, यानी -a के इक्वल आ जाए तो इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक।
तो ये हम आसानी से चेक कर सकते हैं कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, तो हम इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो जब आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 5 -7 -5 0 11 7 -11 0। तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर मैं इसके ट्रांसपोज की बात करूं तो देखिए सभी के साइन चेंज हो गए। यह प्लस का 5 था माइनस हो गया, माइनस का 5 था प्लस हो गया। ठीक है, तो यानी ये किसके इक्वल है, -a के। तो इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और एक बात और ध्यान रखना बच्चों, जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, हमेशा 0 के इक्वल। ये आप हमेशा ऑब्जर्व करना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ये तीनों ही एलिमेंट्स आपको 0 के इक्वल मिलेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18। दोनों ही क्वेश्चन हमारा जो टॉपिक है फंक्शन उस पर बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमें एक फंक्शन गिवन है मोड ऑफ एक्स। ठीक है, जो कहां से कहां तक है, रियल टू रियल। तो हमें बताना है ये फंक्शन किस टाइप का है। 4 इसमें ऑप्शंस गिवन है, 1 1 है बट ऑन टू नहीं है, ऑन टू है बट 1 1 नहीं है, 1 1 एंड ऑन टू दोनों है, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं। तो फंक्शन हमें गिवन है मोड ऑफ एक्स। तो देखिए, तो जो फंक्शन डिफाइन किया गया है वो किया गया है रियल टू रियल, यानी इस फंक्शन की जो डोमेन है वो रियल नंबर है और जो कोडोमेन है वो भी क्या है, रियल नंबर। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम चेक करेंगे 1 1। तो 1 1 के लिए 1 1 फंक्शन कब होता है, डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी की कोडोमेन के अंदर इमेज बननी चाहिए, सभी एलिमेंट्स की। ठीक है, यूनिक इमेज बननी चाहिए, ये इसकी पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन क्या है, डोमेन में किसी भी दो डिफरेंट एलिमेंट्स की सेम इमेज ना बने। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे फंक्शन क्या है, 1 1। अब यहां देखिए, यहां पर है मोड ऑफ एक्स। अब रियल नंबर के बारे में बात करते हैं। अगर मैं यहां 1 पुट करूंगा तो मोड ऑफ 1 क्या होता है, 1। लेकिन अगर मैं यहां पुट करूंगा -1 तो -1 का जो मोड है वो भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि 1 की जो मैपिंग है वो किससे होगी, 1 से, बट -1 की मैपिंग भी किससे होगी, 1 से। ठीक है, तो 1 1 में मैंने क्या बताया, 2 डिफरेंट एलिमेंट्स की सेम इमेज नहीं होनी चाहिए। बट यहां मोड ऑफ एक्स है तो ये आप देखिए एलिमेंट आपके डिफरेंट है बट उसका जो रिजल्ट है वो सेम आ रहा है। ऐसे अगर मैं f2 निकालूं और f-2 निकालूं तो यहां से मुझे -2 का मोड और +2 का मोड सेम मिलेगा। ठीक है, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है। तो ये हमने चेक कर लिया कि 1 1 तो ये नहीं है। अब हम चेक करते हैं ऑन टू। तो ऑन टू का जब वो पता होना चाहिए कि फंक्शन कब ऑन टू होता है। तो चलिए देखते हैं। तो ऑन टू की जो कंडीशन है बच्चों, जो ये कोडोमेन है, जो क्या है, रियल नंबर, कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जितने भी नंबर्स होंगे उन सभी की डोमेन के अंदर प्री इमेज होनी चाहिए। यानी इसके जितने भी, मान लीजिए ये रियल नंबर है 1 2 -1 -5 -6, तो ये सभी के सभी इनकी प्री इमेज बननी चाहिए। ठीक है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, ऑन टू। कोई भी एलिमेंट यहां से नहीं रहना चाहिए। दूसरा आप ये कह सकते हैं, जब हमारी कोडोमेन रेंज बन जाए, ठीक है, जब कोडोमेन बराबर हो जाए रेंज के, तब फंक्शन कैसा होता है, ऑन टू होता है। अब आप यहां देखिए फंक्शन क्या है, मोड ऑफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पता है जब भी यहां पर मैं x की कोई भी वैल्यू पुट करूंगा, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे वो पॉजिटिव है, या फिर वो 0 है, तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो हमेशा नॉन नेगेटिव मिलेगी। यानी मोड ऑफ x हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, यह बात आप सभी को पता होगा। तो देखिए, तो रियल टू रियल, ठीक है, अगर मैं यहां जो मर्जी पुट करूं तो उसकी जो मुझे रेंज मिलेगी वो क्या मिलेगी, 0 के इक्वल और 0 से ग्रेटर। बट यहां कोडोमेन में तो सभी रियल नंबर है। ठीक है,
यहां तो नेगेटिव नंबर भी है, पॉजिटिव नंबर भी है, इस तरह से। लेकिन ये क्या कहता है कि इसकी जो रेंज होगी वो जीरो और जीरो के इक्वल या जीरो से ज्यादा होगी। तो जितने भी नंबर जीरो या जीरो से बड़े हैं, जैसे 6 है, इसकी तो प्री इमेज बन जाएगी, बट जो ये नेगेटिव नंबर है इसकी प्री इमेज कभी भी नहीं बनेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर ये एलिमेंट्स हमारे रह गए, इसकी कोई प्री इमेज नहीं बनी, तो हमारी कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं होगी। तो ये ऑन टू भी नहीं है। तो आंसर क्या हुआ इन चारों में से, नाइदर 1 1 नोर ऑन टू। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जो सेम इसी टॉपिक से है। यह फंक्शन हमें गिवन है एक्स स्क्वेयर। जैसे ये रियल टू रियल था, ये भी क्या है, रियल टू रियल। तो ऑप्शंस यहां सेम है, हमें चेक करना है। तो स्टूडेंट देखिए, रियल टू रियल, तो देखिए ये भी 1 1 नहीं है, क्योंकि यहां पर स्क्वेयर है। अगर मैं यहां 1 पुट करूंगा तो 1 का स्क्वेयर क्या होता है, 1। अगर मैं यहां 2 पुट करूंगा, सॉरी, अगर मैं यहां पुट करूंगा -1, तो -1 का स्क्वेयर भी क्या होता है, 1। तो टू डिफरेंट एलिमेंट्स की सेम इमेज बन रही है, इसका मतलब ये 1 1 नहीं है। और ऑन टू के लिए मैंने बताया कि कोडोमेन के सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज बननी चाहिए, लेकिन यहां स्क्वेयर है। और बेटा किसी भी वैल्यू का, किसी भी क्वांटिटी का जो स्क्वेयर होता है वो नॉन नेगेटिव होता है। तो इसका जो स्क्वेयर होगा, कोई भी आप रियल नंबर पुट करोगे तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यहां से जो मैपिंग होगी वो किससे होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बट यहां तो क्या है, रियल नंबर है, रियल टू रियल। तो यहां पर जो नेगेटिव नंबर बच जाएंगे, कोई भी रियल नंबर जो नेगेटिव होंगे, उसकी कोई भी परी इमेज नहीं बनेगी। तो ये ऑन टू भी नहीं है। इसका आंसर भी सेम आएगा, ऑप्शन डी, नाइदर 1 1 नोर ऑन टू। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट्स अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। ये जो क्वेश्चन है आपके चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग में से लिया गया है। ठीक है, फॉर एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो यहां पर हमें एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है, z इज इक्वल टू ax प्लस by, वेयर ab ग्रेटर देन 0, द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन, कि जो फिजिबल रीजन है, बाउंडेड रीजन है, उसके जो कॉर्नर पॉइंट है, डिटरमाइंड बाय अ सेट ऑफ कंस्ट्रेंट लीनियर इनइक्वालिटीज आर। तो ये हमें कॉर्नर पॉइंट्स यहां गिवन है, 0 20 10 10 30 30 एंड 0 40। The condition on A and B such that the maximum Z occurs at both the points 30 30 and 0 40 each। तो यहां हमें बतानी है A और B पर क्या कंडीशन है, सच दैट कि जो Z की मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल रही है वो इन दोनों पॉइंट से मिल रही है। मतलब इन दोनों पॉइंट्स पर वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है और सेम है। ठीक है, तो देखिए, तो ये हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है, तो दोनों पर सेम है। तो सबसे पहले हम पुट करेंगे 30 30। तो देखिए, जब x को 30 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 30a, y भी 30 है तो ये बन जाएगा 30b। इक्वेशन 1 मान लीजिए। दूसरा जो पॉइंट हमें गिवन है 0 40, तो यहां 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। b मल्टीप्लाई y को 40 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 40b। ठीक है, तो 0 प्लस 40b 40b। अब दोनों पर ही हमें इन दोनों पॉइंट्स पर मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। ठीक है, और बेटा जो मैक्सिमम वैल्यू है वो सेम होती है, मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो इसे हम करेंगे इक्वेट, 30a प्लस 30b इज इक्वल टू 40b। तो यहां से हम आसानी से कंडीशन निकाल सकते हैं, 30a 30b इसको यहां लेकर आएंगे, 30b माइनस 40b माइनस 10b इज इक्वल टू 0। इसमें से हम 10 कॉमन ले सकते हैं, तो 10 कॉमन लेंगे तो 3a माइनस b इज इक्वल टू 0। अगर हम देखें इन चारों में से मैच करना चाहे तो स्टूडेंट देखिए, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले ले, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लूंगा तो आएगा b माइनस 3a इज इक्वल टू 0। अब देखिए ऑप्शन ए के साथ ये मैच कर रहा है, सो
ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्टूडेंट्स अब देखते हैं क्वेश्चन 20। तो यहाँ y की वैल्यू हमें गिवन है 5 cos x माइनस 3 sin x, और हमें वैल्यू निकालनी है d स्क्वेयर y बाई डी एक्स स्क्वेयर, मतलब हमें इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x। तो पहले हम निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई dx। तो cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, sin x का डेरिवेटिव cos x। अब हम निकालेंगे इसका डबल डेरिवेटिव d स्क्वेयर y बाई डी एक्स स्क्वेयर। तो यहां हो जाएगा माइनस 5 cos x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, एक माइनस यहां पर है तो ये प्लस का हो जाएगा। तो देखिए अभी डबल डेरिवेटिव हमारा आ चुका है, बट अभी हमारा जो आंसर है ऑप्शंस के हिसाब से मैच नहीं कर रहा। तो स्टूडेंट्स देखिए अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लूं, तो माइनस कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, 5 cos x माइनस 3 sin x। तो देखिए ब्रैकेट में अंदर जो हमारा बचा है वो क्या बचा है, यही बच गया 5 cos x माइनस 3x, और ये किसके इक्वल है, y के। इट मींस ये माइनस आपका ये रहा और ये आपका क्या बन गया, y। तो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस वाई। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में मैंने आपको सभी चैप्टर में से इंक्लूड करके 20 क्वेश्चंस करवाए हैं, ठीक है। और ये सभी के सभी 20 क्वेश्चंस मैंने ऐसे लिए हैं जो एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं, इनके चांसेस ज्यादा है। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।